उसको कम कर दिया उसको। इसके अलावा जो हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। भले हमको 2 दिन ज़्यादा समय लगे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टॉपिक पढ़े सॉलिड हो जाए कि फिर उससे क्वेश्चन पूछे तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो। काहे कि यहाँ पर आए हैं और यहाँ आके भी नहीं कंसेप्ट सीखे और यहाँ आके भी नहीं नौकरी लिए तो फिर बड़ा बुरा बात है, ठीक है। यहाँ आकर के नौकरी तो हर हाल में हो ही जाना चाहिए, नहीं नो वर्ड यहाँ नहीं है, नो वर्ड नहीं है, ऑलवेज यस वर्ड यहाँ होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज यस। यहाँ आए हैं नौकरी होगा तो हाँ हो ही जाएगा, ये नहीं हाँ होगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि जितना भी कंसेप्ट आपको पूछेगा उससे ऊपर का लेवल का हम लोग बात कर रहे हैं, नीचे का लेवल का नहीं बात कर रहे हैं। छोटा मोटा सब क्वेश्चंस आपको सब बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितना हम ट्रांसफार्मर पढ़ाए हैं आपको और अभी 2 क्लास में और हम पढ़ाने वाले हैं, आप हमें बता दीजिए सिंगल को इकलौता टीचर, यूट्यूब में तो दुनिया भर के टीचर है, बताइए इतना ट्रांसफार्मर डीप में ITI लेवल में कौन पढ़ाया है? कोई सिंगल, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, कोई का भी अगर मैं बता दीजिए यूट्यूब चैनल में देखे होंगे, यूट्यूब चैनल तो पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत में कहीं भी बता दीजिए कि सिस्टमेटिक वे में ऐसा ट्रांसफार्मर ITI लेवल के लिए कौन पढ़ाया है, बताइए। ये सारा क्वेश्चन आपको बन जाए, ऐसा हमें समझ से कोई नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए कि भारत के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कहीं पर 2000 बच्चा उसमें से 100 सिलेक्शन हो गया, 2000 में से 100 सिलेक्शन हो गया तो कितना परसेंट हुआ बताइए? 2000 में 100 5% हुआ ना, 2000 में 100 कितना परसेंट हुआ? 5% हुआ। थोड़ा वो खोल लीजिए तो लाइट आ रहा है ना, ठीक। 2000 में तो 5% हुआ, और हम बोलते हैं कि हम 50 बच्चा में अगर हम 40 बच्चा को सिलेक्शन दे दें, 30 बच्चा को सिलेक्शन दे दें तो हम 60% रिजल्ट दे दें, ठीक। कौन ज़्यादा बढ़िया है? ठीक, 5% की 60 बच्चा हम दिए वो बढ़िया है, ओब्वियसली 60% वाला बढ़िया है यार, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनका रिजल्ट होना गारंटेड है कि रिजल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम बैच का नाम भी दे दिया है गारंटेड बैच, ठीक है। ऑफलाइन में आ रहे हैं तो उसका तो 100% गारंटी हो ही जाएगा। ऑनलाइन में थोड़ा सा डॉट है, क्यों डॉट है? क्योंकि उसका हम चेहरा नहीं देख रहे, ये बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, वो हमारा वीडियो अच्छा से देख रहा है कि नहीं देख रहा है। लेकिन जो भी ऑफलाइन में है तो आपका चेहरा भी दिख रहा है भाई, समझ में नहीं आएगा तो चेहरा उदास रहेगा, चेहरा खिला हुआ है मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम कुछ कंसर्न पूछते हैं तो आप बता रहे हैं मतलब फीडबैक सही आ रहा है, जो हम टास्क दे रहे हैं वो कर रहे हैं मतलब क्या सही है, ठीक है। जो हम टेक्स्ट लेंगे उसको आप बनाइएगा मतलब क्या है सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझ में आ जाता है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझे बात को। तो ऑफलाइन, इसीलिए इसको ऑफलाइन को बेस्ट माना गया है और ये ज्यादा आपका अच्छा है। क्लियर है, समझ में आता है? इंटरलिव्ड वाइंडिंग का, कौन सा वाइंडिंग का? इंटरलिव्ड वाइंडिंग, इंटरलिव्ड वाइंडिंग। ये जो इंटरलिव्ड वाइंडिंग क्या होता है ध्यान दीजिए। मान लो कि ट्रांसफार्मर है सर, मान लो कि ट्रांसफार्मर है, ऐसा हम लोग मान लीजिए ट्रांसफार्मर को, इसमें एक होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग और एक होगा क्या? हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए मान लिया जाए एक लो वोल्टेज वाइंडिंग है, एक आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। मान लीजिए कि ये वाला लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसका कुछ हिस्सा इधर होगा, ऐसे ऐसे होगा, ध्यान दीजिए। ये जो है आपका LV है, LV है, ऐसा कुछ आपका HV भी होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी होगा। ध्यान से देखिए, हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी आपका होगा ऐसा, ये जैसे HV का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? तो ये LV और HV दोनों वाइंडिंग में से दिख रहा है, तो आप इनपुट देना होगा तो क्या करेंगे? इसको इसे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट देंगे तो क्या करेंगे सर बताइए? इसको ऐसे हम ले आएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ला के इसको हम सप्लाई दे देंगे, कोई दिक्कत। और लोड कनेक्ट करना होगा तो कुछ इसी तरह से लोड को भी कनेक्ट कर लेंगे, लोड कनेक्ट करना होगा हम लोग लोड इसी तरह से इसको भी लोड कनेक्ट कर लेंगे। देखो ऐसे लोड ले आएंगे, ये लोड हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, जो भी होगा सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। ये वाला दोनों आधा एलवी आधा एचवी इस कोर में, आधा एलवी आधा एचवी इस कोर में, ऐसे वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरलिव्ड वाइंडिंग, इंटरलिव्ड वाइंडिंग। अब देखिए हमारा, यदि हमारा इस वाइंडिंग में क्या होता है, इस वाइंडिंग में आधा हाफ यानी कि आधा एलवी तथा आधा एचवी एक साथ होता है, ऐसा करने से फायदा क्या होता है सर, एक होता है लीकेज फ्लक्स और एक होता है मेन फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स को पहले समझिए, देखिए ध्यान दीजिए, लीकेज फ्लक्स क्या होता है। ये मान लो कि ट्रांसफार्मर का कोर है, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर वाइंडिंग बना रहे सर, ये मान लिया कि प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मान लीजिए कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, ऐसा कुछ। ये सप्लाई नहीं तो प्राइमरी हो गया, वाला लोड हो गया तो आपका सेकेंडरी हो गया, ऐसा कुछ मान लिया। अब इसमें क्या होगा, मेन फ्लक्स पास करेगा सर, मेन फ्लक्स फ्लो करेगा ऐसे, ये मेन फ्लक्स होगा फाई। और इस मेन फ्लक्स फाई के अलावा कुछ फ्लक्स क्या होगा, इधर हवा में लीक कर जाएगा, कुछ फ्लक्स हवा में लीक कर जाएगा, इसको बोलेंगे फाई L1। इधर भी हवा में लीक कर जाएगा, इधर भी हवा में लीक कर जाएगा, इसको बोलेंगे फाई L2। यानी कि वैसा फ्लक्स जो केवल LV या HV यानी कि कोई एक वाइंडिंग में लिंक करेगा, ये मान लीजिए कि LV है, ये वाला मान लीजिए कि HV है, कुछ भी हो, वैसा फ्लक्स ये जैसे फाई L1 केवल LV में लिंक कर रहा है, फाई L2 केवल इसमें HV में लिंक कर रहा है, लेकिन मेन फ्लक्स फाई जो है से दोनों वाइंडिंग में लिंक कर रहा है, तो दोनों वाइंडिंग में लिंक कर रहा है उसको मेन फ्लक्स बोलेंगे, और केवल एक वाइंडिंग में लिंक कर रहा है उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलेंगे, लीक कर जा रहा है। अब इसी लीकेज फ्लक्स के कारण आयरन लॉस होता है, यही लीक फ्लक्स करता है जिसके कारण आयरन लॉस होता है। तो यानी कि लीकेज फ्लक्स वह फ्लक्स है जो केवल एक ही वाइंडिंग में लिंक करता है, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इधर लीक करेगा फ्लक्स, इधर लीक करेगा तो इधर, लेकिन ये क्या होगा, LV के साथ साथ HV में है, तो इसका लीकेज वाला फ्लक्स जो होगा इसमें लिंक कर जाएगा, तो अब लीकेज नहीं रहेगा, वो मेन फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीकेज फ्लक्स का मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लीकेज फ्लक्स का मात्रा घट जाएगा तो आयरन लॉस क्या होगा, कम होगा। इसलिए इस वाइंडिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है कि इंटरलिव्ड वाइंडिंग के कारण क्या होता है बताइए, लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है, लीकेज फ्लक्स कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आयरन लॉस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये रहा ट्रांसफार्मर का आपका वाइंडिंग। ठीक है, बात समझे। तो अगर हम चाहते हैं या कोई टीचर चाहते इसमें आपको बेवकूफ बनाना हो या जो भी करना हो किसी स्टूडेंट को कि हम सिलेबस कंप्लीट कर दिए, लिखते ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, एक क्लास में सारा वाइंडिंग को खत्म कर देते और आपको सिलेबस दिखा देते, देखो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग खत्म हो, आप भी हंसी खुशी क्या होते, एकदम एक्सेप्ट कर लेते, और एग्जाम में क्वेश्चन आता, दूसरा क्वेश्चन ले लोटा, ये तो हम खत्म कर दिए हैं लेकिन क्वेश्चन बनिए नहीं रहा। ठीक है, तो समझे बात को क्या होता है। तो ये हम लोग कोई भी चीज को जहां तक पूछ रहा है, जिस लेवल में पूछ रहा है वो आप नहीं जान रहे, लेकिन हम पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमको पता है कि किस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम उस लेवल का आपको सब चीज पढ़ा रहे हैं। क्लियर है, तो नोट कीजिए यहाँ तक जल्दी। सर एक पढ़े थे ना, n×5 पढ़े थे, वो भी तो लिंकेज था। n×5 वो है लीकेज है, वो जो है से फ्लक्स लिंकेज है, वो है फ्लक्स लिंकेज है। ठीक है, और लीकेज हो गया मतलब वो कोई काम में नहीं आया, बाहर हवा में लीक कर गया, कंफर्म हो गया। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए पहले बढ़ेगा। अभी तक जूनियर इंजीनियर मान के चलिए कि 1000 प्लस बच्चा को लगाए, जूनियर इंजीनियर में 1000 प्लस बच्चा, कोई भी ऐसा सिटी नहीं होगा जहाँ पर जेई बच्चे नहीं होंगे। अगर बिहार में सिटी बोर्ड का अगर बात कर लिए तो कोई भी जिला में चल जाइए, 2-4 को बच्चे मेरा मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे वहाँ मिल जाते हैं। RRB जेई में कोई भी बड़ा स्टेशन में चल जाइए, मेरा स्टूडेंट मिल जाएगा। पावर ग्रिड कोई भी में चल जाइए, कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला जो भी होगा। इसके अलावा NTPC में बहुत सारा में मिल जाएगा। ठीक है, NTPC कहलगांव में तो भरल है, बाढ़ में भी 2-3 बच्चा है। ठीक है, तो हर NTPC में लगभग है।
इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में भी बहुत सारा बच्चा को गए हैं, ईपी पीसीएल में भी अनगिनत बच्चे गए हैं, ठीक है। तो ईपी मेट्रो में भी गए हैं, तो हर जगह पर डीआरडीओ में लगभग 8-10 बच्चे गए हैं, इसरो में 2-3 बच्चे गए हैं, ठीक है, एनपीसीआईएल में 1 बच्चे गए हैं। तो सब मिलाकर के 1000+ स्टूडेंट का सिलेक्शन मेरे यहाँ से हुआ है। कमिंग 2013 से लेकर 2020 के बीच में, 20 से लेकर 23-24 के बीच में रिजल्ट की संख्या बहुत कम रहा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाए ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम पढ़ाए, वो भी ऑनलाइन में ही पढ़ाए थे। इधर फिर से हम स्टार्ट किए कमिंग 2-3 महीना से पढ़ाना। कुछ पर्सनल इशू रहा, कुछ और हेल्थ इशू रहा, 2 बार हम बीच में एक्सीडेंट कर गए, ठीक है। तो एक बार तो हाथ ही काम करना बंद कर दिए, 2-3 महीना ऐसे ही बैच ले रहे थे, वो भी पढ़ाना बंद कर दिए, ठीक है। फिर जब ठीक हुए तब जाके फिर उसको लिए, कंटिन्यू किए। अब दिक्कत है, और बच्चा में क्या होता है दिक्कत, मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमारे जगह पर कोई अगर दूसरा टीचर आएंगे, आपको मन नहीं भरेगा, एक रियलिटी ट्रूथ है, ठीक है। नहीं वो सर आते तो, और ये जो विश्वास होता है ना, बहुत बड़ा विश्वास होता है, ठीक है। और ये विश्वास जैसे कि हम मजबूर हैं, अब हम ले ही नहीं सकते, हम हाथे नहीं रहेगा, काम ही नहीं कर रहा, जगह ही लेके क्लास, ठीक है, सिंपल बात है। तो यही बीच में हुआ, तो फिर से क्लास बंद हुआ, तो फिर से रीस्टार्ट किए। अब क्या है कि अब सब जगह कंटिन्यू चल रहा है। पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का क्लास ले रहे हैं, जो कि फुलवारी शरीफ में ले रहे हैं। फॉर्मुलेटर कोचिंग है, वहाँ पर ले रहे हैं बीटेक वाले का क्लास, ठीक है। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर ऑनलाइन ले रहे हैं, इसमें आपका पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट भी है, जेई का भी है, कुछ सेमेस्टर का भी है, आईटीआई वाला भी बैच इस पर लॉन्च ही कर दिए हैं, ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा आप लोग का बैच ले रहे हैं। तो अब क्या है, सब जगह स्मूथली सिस्टमेटिक चल रहा है। फिर से हम फुल फॉर्म में, पहले वाला फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। टारगेट यही है कि फिर से एकदम गाड़ी को तेज रफ्तार में कर देना है, ताकि क्या है रिजल्ट मैक्सिमम। और आईटीआई में रिजल्ट देना क्या बहुत आसान है। क्यों आसान है? आईटीआई वाले को संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आईटीआई के केवल उनके पास डिग्री या नॉलेज है ये, ठीक है। तो ये तो बात है, क्यों है ऐसा? आईटीआई की डिग्री है, लेकिन उसके पास कुछ नॉलेज है ये, ठीक है। पढ़ाने का भी बात नहीं है, कोई स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता, बस एडमिशन करा लिए, और लास्ट में 1 साल में जो एग्जाम होता है, क्वेश्चन जो 500 आता है ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, वही में से 100 क्वेश्चन आता है, तो क्या हो गया, पास कर गए। तो उसको नॉलेज क्या हुआ, कुछ नहीं। अब मान लीजिए कि पूरा मार्केट है, पूरा भारत, उसमें कोई नॉलेज नहीं है किसी को, और नॉलेज नहीं है, उसमें हम थोड़ा डीप में थोड़ा पढ़ा दिए, तो क्या हो गया, सब जिसका नॉलेज तो ऐसे खत्म। तो ये जो नॉलेज वाला वो इसी के रिजल्ट होगा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन कुछ नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए हम इसको एकदम गारंटेड बैच के रूप में एकदम हम ठाने हैं कि जो भी मेरे पास आए, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा ही देना है। यही टारगेट लिए आईटीआई, स्पेशली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। और एक साथ अगर इसका आप क्लास कर रहे हैं, इसका आप क्लास कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि ये जो ALP CBT 2 का एग्जाम होगा, उसको आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा लेवल का उसमें क्वेश्चन आएगा। अगर इसका क्वेश्चन बना दे रहे हैं बिहार स्टेट वाला को, तो उसका एकदम ALP CBT एकदम बच्चा वाला आएगा, ठीक है। एक बार खाली नोट कॉपी को आगे से लेके पीछे तक उलट दीजिएगा ना, तो ALP CBT पार, ठीक है। कॉपी उल्टो, ALP CBT 2 पार, दिखते नहीं उसमें, जो भी LP का फॉर्म भरे होंगे। पहला स्टेज क्वालिफाई कीजिए, दूसरा मेरा नोट कॉपी आपको क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। और बाकी तो आप इतना नॉलेज गेन ही कर लिए हैं कि दिखते नहीं, ठीक है। और खुद का नोट्स जो होता है ना, वो सबसे अच्छा नोट्स होता है, क्योंकि आप एक एक चीज़ समझ करके बनाए हो। दूसरा का नोट से पढ़िएगा तो उतना मज़ा नहीं आने वाला है। खुद का नोट्स जो होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप खुद का नोट से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए हम वाइंडिंग पढ़ लिए। अब हम एक स्पेशल ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, एक हम स्पेशल ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। स्पेशल ट्रांसफार्मर है जिसका नाम है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो चलिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए हेडिंग लीजिए, ऑटो ट्रांसफार्मर, AUTO, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको देखिए, नाम से क्या लग रहा है? ऑटोमेटिक, खुद से काम करने वाला, नाम से लग रहा है। अच्छा, आपके घर में स्टेबलाइजर तो होगा। स्टेबलाइजर बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर ही है।
स्टेबलाइजर में जो जिसे ऐडते हम लोग कान कनेक्टिंग करते हैं मैनुअल वाला में, कान कनेक्टिंग किए तो क्या वो स्टेप चेंजर हुआ, वोल्टेज टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया, इधर को कीजिएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स घट गया, तो वोल्टेज उससे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ऐसा आज के डेट में ऑटोमेटिक हो गया है। हाँ आज के डेट में क्या ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसफार्मर आपके घर में जो स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक अब आ गया है। पहले क्या था सेमी ऑटोमेटिक था, उसके पहले मैनुअल था जो कि खुद आप करते थे। तो हम थोड़ा सा इसका डायग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इसमें एक ही वाइंडिंग होता है। अब थोड़ा पता लगा, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे सिर्फ 2 वाइंडिंग थी, और ऑटो ट्रांसफार्मर जो है जिसमें एक ही वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग। कैसा है देखो, ये जो ऐसे कोर था ना, ऐसे कोर ऐसा कोर था ना, ऐसा हम एक सिंगल कोर को बात करें, ये वाला कोर को लेके बात कर रहे हैं। देखो ऐसा है कोर, ये जो है ट्रांसफार्मर का कोर मान लीजिए ऐसा। अब इसमें देखिए हम वाइंडिंग कर रहे हैं ऐसा, ऐसा मान लो जैसे सप्लाई दिए, एक ही वाइंडिंग है ना, मान लीजिए क्या वाइंडिंग करते थे, मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग जैसा रहता है। इसी वाइंडिंग का कुछ हिस्सा जो है, इसी वाइंडिंग का कुछ जो हिस्सा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग जैसा बिहेव करता है। इसी वाइंडिंग का कुछ हिस्सा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग जैसा बिहेव करता है। ठीक है, यानी अलग से वाइंडिंग करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। यानी एक ही वाइंडिंग इसका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जैसा बिहेव करता है। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें एक वाइंडिंग का कुछ हिस्सा दूसरा वाइंडिंग जैसा बिहेव करता है। एक लाइन का बात, ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें क्या होता है बताओ, एक वाइंडिंग का कुछ हिस्सा दूसरे वाइंडिंग जैसा व्यवहार करता है। जिसमें एक वाइंडिंग का कुछ हिस्सा दूसरे वाइंडिंग जैसा व्यवहार करता। अब देखिए ध्यान से सर, इसका नंबर ऑफ टर्न सपोज N1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2। ये टैपिंग मतलब एक तरह का टोका फंसाना हुआ, जोड़ना, यानी इसी वाइंडिंग में यहाँ से हम टोका फंसा देंगे, जोड़ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, सेकेंडरी बोल रहे हैं। अगर ये डिफरेंस का बात करेंगे, पूरा N1 है ये N2 है, तो ये वाला क्या होगा बताओ, N1 माइनस N2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसमें करंट सपोज I1 जा रहा है, इसमें करंट क्या जा रहा है बताओ, I2 जा रहा है। अगर इसमें करंट पूछे तो कितना जाएगा, I1 आ रहा है, I1 में से I2 बट गया, इधर कितना I1 माइनस I2, ऐसा हम बात कर। तुम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, जो बेसिक आपको पूछ सकता है उसके बारे में हम केवल बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसका एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग जैसा व्यवहार करता है। क्लियर? दूसरा अगर हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला बताए थे पिछले जो क्लासेस है, बैक में 2-3 क्लास बैक जाइए, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे बताइए? के बराबर बताए थे E2/E1 बराबर क्या बताए थे, N2/N1 बराबर I1/I2, ऐसा कुछ बताए थे। अब क्या था उसमें, अगर हमारा E2 बड़ा होगा या N2 बड़ा होगा और N1 ये जो है से छोटा होगा तो एक के का मान ग्रेटर देन 1 होगा। अगर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो, अगर स्टेप डाउन होगा मतलब E2 छोटा होगा, उसमें E2 छोटा होगा E1 बड़ा होगा तो के का मान क्या होगा, लेस देन 1। जो पहले हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे जिसमें 2 वाइंडिंग था, लेकिन इस वाइंडिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है स्पेशल केस है। ऑलवेज हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग बटा हाई वोल्टेज वाइंडिंग का रेशियो होता है।
लेकिन उसमें लो वोल्टेज बटा हाई नहीं था, ऑलवेज सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज था। लेकिन इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो ऐसा फिक्स नहीं है, जिधर वाइंडिंग का वोल्टेज लो होगा वो वाला ऊपर लिखेंगे और जिधर का हाई होगा उसको नीचे लिखेंगे। अगर लो को ऊपर लिखिएगा हाई को नीचे लिखिएगा तो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा 1 से कम होता है। क्यों? कम बटा ज्यादा का रेशियो, जैसे कि 2/4 कितना होगा, 0.5 होगा। तो क्या होगा, 1 से कम होगा ना, ये ऑलवेज होता है कम। ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इस ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो मान होता है, इस ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग तथा हाई वोल्टेज वाइंडिंग का अनुपात होता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग का अनुपात होता है, ये दोनों का अनुपात होता है। यानी कि K का मान ऑलवेज क्या होगा, LV और बटा में कितना, LV बटा HV क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 के बराबर होगा। लेस देन क्या होगा, 1 होगा। यानी इसमें K का मान हमेशा लेस देन 1 होगा। लेकिन 2 वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में, लेकिन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग सिंगल पे ट्रांसफार्मर बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें K का मान 1 से बड़ा भी होता था, 1 से छोटा भी होता था, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसमें क्या है, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, हमेशा लो वोल्टेज वाला को ऊपर लिखेंगे, हाई वोल्टेज वाला को नीचे लिखेंगे। यानी कि ऑलवेज जो होगा से K का मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। पीछे के क्लास में ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ज्यादा अच्छा है। कैसे ज्यादा अच्छा है, देखिए सिंगल वाइंडिंग की तुलना में ज्यादा अच्छा क्यों है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सिंगल वाइंडिंग में क्या है, ये वाला अलग वाइंडिंग है, ये वाला आपका अलग वाइंडिंग है, ये वाला प्राइमरी अलग है, सेकेंडरी अलग है। ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है कि ए वाला वाइंडिंग और ए वाइंडिंग अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक ही में हो गया। जो वाइंडिंग मटेरियल है, जो कॉपर का जो वाइंडिंग हम लोग करते हैं, तो इसका मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा क्या होगा, कम होगा। इसमें 2 अलग अलग वाइंडिंग नहीं लग रहा था, वाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, कम लगेगा। और वाइंडिंग में कौन सा लॉस होता है, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में क्या होगा, कम होगा। वाइंडिंग लॉस भी कम होगा, कॉपर लॉस कम होगा, वाइंडिंग मटेरियल कम होगा। अब कोर बनाने में देखिए पूरा लग रहा था इतना, अब क्या है, इतना ही से काम हो जा रहा है, इतना ही से काम हो जा रहा है। तो ये जो है सिलिकॉन स्टील होता है ना, लोहा नहीं। तो सिलिकॉन स्टील का भी बचत हो गया, कोर मटेरियल का भी बचत हो गया। इसमें होता है कोर लॉस या आयरन लॉस, यानी आयरन लॉस भी क्या होगा, कम होगा। आयरन लॉस कम होगा और कॉपर लॉस कम होगा, तो एफिशिएंसी लॉस कम होगा, ओवरऑल लॉस कम होगा, तो एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? इसके अलावा शेप साइज का अगर हम बात करेंगे, इसका देखो शेप साइज इतना बड़ा, इसका शेप साइज क्या होगा, छोटा होगा। यानी सेम रेटिंग के लिए इसका शेप साइज क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा। ये सब क्या इसका एडवांटेज है कि नहीं है, तो नोट कर लिया जाए। अच्छा सर, ये बात इसमें इंसुलेशन होगा कि नहीं? इसमें इंसुलेशन का जरूरत ज्यादा पड़ेगा। क्यों? इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, एक वाइंडिंग में अगर कुछ फॉल्ट आता है तो दूसरा वाइंडिंग ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इसका बिग ड्रॉबैक्स है। और इसमें टैपिंग जो होना चाहिए कम से कम एक हिस्सा होना चाहिए। ये मान लीजिए कि 100 टर्न्स है तो कम से कम 33 टर्न्स होना चाहिए, 35 हो, 40 हो, 50 हो चलेगा। 33 से कम होगा तो जितना एडवांटेज होना चाहिए उतना नहीं होगा, यानी कि बहुत बढ़िया नहीं होगा। यानी कि इसका ड्रॉबैक्स क्या है कि कम से कम टैपिंग जो होना चाहिए से 33% से अधिक होना चाहिए। टैपिंग मतलब जहां से टोका फंसा रहे हैं, जोड़ रहे सेकेंडरी वाइंडिंग, टैपिंग जो होना चाहिए वो
1/3 से अधिक होना चाहिए, तब जाके बहुत अच्छा इसका इकोनॉमिकल होगा, सस्ता होगा। अगर नहीं होगा तो फिर सस्ता नहीं होगा। दूसरा बात क्या बताएं, इसमें इंसुलेशन फेलियर होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर एक वाइंडिंग खराब होगा तो दूसरा वाइंडिंग क्या होगा, ऑटोमेटिक डिस्टर्ब कर जाएगा। क्लियर है? तो हेडिंग दीजिए, ये वाला लिख लिए थे इतना। अब हेडिंग दीजिए एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। हेडिंग दीजिए एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। किसके कंपैरिजन में? व्हेन कंपेयर टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। व्हेन कंपेयर टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के तुलना में। पहला एडवांटेज आप लिखिए, हम बोलते जाते हैं, आप लिखते जाइए। पहला एडवांटेज, पहले हेडिंग दीजिए। हेडिंग दे लिए। तो पहला एडवांटेज क्या होगा इसमें, कॉपर मटेरियल क्या होगा, जरूरत इसका क्या होगा, कम होगा। लिखिए कॉपर मटेरियल का जरूरत कम पड़ेगा। कॉपर मटेरियल का जरूरत क्या होगा, कम पड़ेगा। कॉपर मटेरियल का जरूरत कम पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, आयरन मटेरियल, ब्रैकेट में लिख लेना सिलिकॉन स्टील। आयरन मटेरियल ब्रैकेट में लिख लेना सिलिकॉन स्टील, ब्रैकेट में सिलिकॉन स्टील का जरूरत कम पड़ेगा। 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 हो गया। तीसरा पॉइंट, कॉपर लॉस तथा आयरन लॉस। कॉपर लॉस तथा आयरन लॉस, कॉपर लॉस तथा आयरन लॉस, कॉपर लॉस तथा आयरन लॉस कम होगा। बहुत कम तो नहीं, लेकिन कम होगा। कॉपर लॉस आयरन लॉस कम होगा। अगला पॉइंट, इसका इफिशियंसी अधिक होगा। इसका इफिशियंसी अधिक होगा। इसका इफिशियंसी अधिक होगा। इसका इफिशियंसी अधिक होगा। अगला पॉइंट, इसका वोल्टेज रेगुलेशन, इसका वोल्टेज रेगुलेशन, इसका वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। वोल्टेज रेगुलेशन इसका क्या होगा, कम होगा। इसका वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। अब बताइए सब कम है तो शेप साइज भी क्या होगा, आकार में भी क्या होगा, कम होगा। अगला पॉइंट लिखिए। अरे सर यहाँ तो केवल ब्रेथ ही कम होगा, लंबाई तो बढ़ जाएगा, लेंथ तो बढ़ ही जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा बताओ। ये हमारा क्या है बताइए। अब हम क्या कर रहे हैं बताइए। अभी क्या है कि पूरा कोर को यूज कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे तो दोनों आ जाएगा, लेकिन वो तो लंबा हो जाएगा। अब हम क्या करें, पूरा कोर के जगह पर हम इतना ही यूज कर रहे हैं। देखो पूरा कोर के जगह पर हम इतना ही अब यूज कर रहे हैं। इसको देखो हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको देखो हम इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम इतना ही को यूज कर रहे हैं। अब इतना ही हम बाइंडिंग कर ले रहे हैं। बात को समझिए, हम इतना ही में बाइंडिंग कर ले रहे हैं। वो वाला जो हिस्सा था वो क्या हो गया, घट गया ना, समझ गए। तो साइज क्या होगा, कम होगा। तो लिख लीजिए इसका, इसका आकार, इसका आकार, इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। सेम रेटिंग के लिए इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार छोटा होता है। इसका कुछ न कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज बताए। पहला क्या कि अगर एक वाइंडिंग खराब होगा तो दूसरा वाइंडिंग भी खराब ही महसूस हो। देखिए एक वाइंडिंग को खराब होने पर, एक वाइंडिंग को खराब होने पर, एक वाइंडिंग को खराब होने पर,
एक वाइंडिंग को खराब होने पर दूसरा वाइंडिंग भी खराब हो जाता है, क्योंकि दूसरा वाइंडिंग भी पहला वाइंडिंग का ही हिस्सा है। दूसरा वाइंडिंग भी पहला वाइंडिंग का ही हिस्सा है। दूसरा वाइंडिंग भी पहला वाइंडिंग का ही हिस्सा है। दूसरा वाइंडिंग भी पहला वाइंडिंग का ही हिस्सा है। क्लियर है, समझ गए? इसके अलावा इसमें इंसुलेशन फेलियर होने का चांस अधिक होता है, लेकिन इसमें इंसुलेशन फेलियर होने की संभावना अधिक होती है। इसमें इंसुलेशन फेलियर होने की संभावना अधिक होती है। अगला पॉइंट, इसमें टैपिंग कम से कम कितना करेंगे? 33% या अधिक। देखिए इसमें टैपिंग एक तिहाई या उससे अधिक होना चाहिए। एक तिहाई या उससे अधिक होना चाहिए। टैपिंग एक तिहाई या उससे अधिक होना चाहिए। क्लियर? ये हमारा रहा ऑल मोड ऑटो ट्रांसफार्मर। एक क्लास हम आपको और लेंगे ट्रांसफार्मर में, थ्योरेटिकल में, जिसमें हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर में बहुत सारा बातें पढ़ना है, जो कि बेसिक चीजें, कौन ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज होता है, कौन सा फेजर ग्रुप 1 में होता है, कौन सा फेजर ग्रुप 2 में होता है, थोड़ा बहुत पैरेलल ऑपरेशन का भी बात कर लेंगे। इतना सारा हम लोग एक क्लास में बात करेंगे। तो हमारा जो है अगला क्लास सोमवार के दिन जो होगा, कल संडे है, कल नहीं क्लास होगा, सोमवार के दिन जो आपका क्लास होगा उसमें हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर को कंप्लीट करेंगे, और मंगलवार से हम लोग कंप्यूटर का भी क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, समझ गए? तो हम लोग मंडे को इसको कंप्लीट करते हैं, कल बीच परसों। क्लियर? मंडे से कंप्यूटर चलेगा, ट्यूसडे से। क्लियर? आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।